बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 11 और करंट अफेयर का और पाकिस्तान अफेयर का ये बहुत अहम टॉपिक है। ये पीएमएस और सीएसएस दोनों के एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि पाकिस्तान में न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी इम्पोर्टेंस का सबूत ये है कि ये 2021 करंट अफेयर में ये क्वेश्चन इस अंदाज से पूछा गया। मोस्ट ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव कमिटेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। शुड न्यू प्रोविंसेस बी क्रिएटेड और नॉट इन पाकिस्तान? एलेबोरेट योर आंसर बाय गिविंग रेफरेंसेस फ्रॉम द न्यू प्रोविंसेस डिबेट। हम इस टॉपिक को इंतहाई कम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन एक ऐसे सेटअप को कहते हैं जिसमें पावर शेयर होती है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। पाकिस्तान एक फेडरेशन है क्योंकि इसमें सेंटर भी है, प्रोविंसेस भी हैं। कुछ पावर्स जो है वो सेंटर्स के पास होती हैं, जैसे कि आमतौर पे फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, करेंसी है, और बाकी जो पावर्स हैं मोस्टली वो डिवॉल्व होती हैं टुवर्ड्स प्रोविंसेस। प्रोविंसेस आर पार्शियली सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स, जिनको सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स भी कहते हैं, प्रोविंसेस भी कहते हैं। कहीं कहीं इनको स्टेट भी कहा जाता है, जैसे यूएस में या इंडिया में। और इसमें एक ये प्रोविंसेस या ये जो यूनिट्स हैं ये अंडर होती हैं सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट के। और इनमें पावर की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है, ऑटोनॉमी का भी एक लेवल होता है और ओवरऑल एक सुपरविजन भी सेंटर की होती है। फॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर्स जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए रेगुलेट किया जाता है, तो ये है फेडरेशन का कंसेप्ट। अब आते हैं हम इस डिबेट की तरफ। शुड देयर बी मोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान? आई से यस। अच्छा, जब भी आपने अटेम्प्ट करना है पेपर, तो उसमें सस्पेंस का एलिमेंट नहीं रखना, क्योंकि कभी भी आप जो है वो सस्पेंस स्टोरी नहीं लिख रहे। आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका क्रक्स है, वो शुरू में बताना है और उसको बाद में डेवलप करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको सॉलिडिफाई करना है। यस, देयर शुड बी न्यू प्रोविंसेस, लेकिन क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस जो है ये अलोन फिनेशिया नहीं है हमारी तमाम सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, हमारे मसाइल का ये अकेलौता हल नहीं है। इससे हटके सबसे अहम चीज़ है गुड गवर्नेंस, जो होनी चाहिए, चाहे सूबे जितने भी हों। गुड गवर्नेंस जो है वो मैटर करती है। और गुड गवर्नेंस के लिए आर्टिकल 140 ए है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए। इनके जरिए सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस भी भी रिड्रेस हो सकती हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का भी खात्मा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सकती है, और सबसे अहम चीज़ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से सबसे अहम चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि लोकल लीडरशिप सामने आती है, जो कि अल्टरनेटिव होती है पॉलिटिकल लीडरशिप का। अब ये आर्टिकल 140 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप मुलाजा फरमा सकते हैं। ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments। ये मैंने स्लाइड्स तमाम की तमाम डाली हैं, बुलेट पॉइंट में नहीं लिखा। आम तौर पे प्रेजेंटेशन के लिए रूल ये होता है कि आपने शॉर्ट देना होता है, लेकिन चूंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली नोट डाउन करते रहते हैं इन कंटेंट्स को, तो ये कंटेंट आप इसको एज ए नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ मिसालें हैं। जिन ममालिक, दुनिया के वो ममालिक जिनका एरिया पाकिस्तान जितना है, देखते हैं कि उनकी कितने प्रोविंसेस या कितने रीजन्स
या कितनी स्टेट्स हैं। याद रखिएगा कि रीजन या स्टेट का जो जिक्र है ये आप यूँ समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रोविंसेस के इक्विवेलेंट है। तंजानिया ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितना रकबा है, इसके 31 प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, 31 रीजन हैं। नाइजीरिया के 36 स्टेट्स हैं, वेनेजुएला के 23 स्टेट्स हैं, नमीबिया के 14 रीजन हैं, मोज़म्बिक के 10 प्रोविंसेस हैं। अब ये वो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान के अराउंड है, पाकिस्तान के बराबर है ऑलमोस्ट। नाइजीरिया की 36 स्टेट्स हैं, ब्राज़ील की 26 स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया की 34 प्रोविंसेस हैं। तो यहाँ से ये बात ज़ाहिर होती है कि सूबों का ज़्यादा होना जो है वो नॉर्मल सी बात है, रूटीन की बात है। इसी तरह ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं। चाइना के 34 यूनिट्स हैं, ईरान के 31 प्रोविंसेस हैं, इंडिया के 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, अफगानिस्तान 34 प्रोविंसेस हैं। अब यहाँ पे एक मिसाल देते हैं जो इसके कंट्राडिक्शन में आती है कि यूएस की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, एक ही स्टेट है, स्टेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस। इसके 39.3 मिलियन पॉपुलेशन है और एरिया पाकिस्तान के टोटल एरिया से के हाफ से ज़्यादा है। इसका जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है एज पर 2019 फिगर्स। अगर ये एक मुल्क होता, आज़ाद मुल्क होता, तो ये दुनिया का 37th सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला कंट्री होता और 5th लार्जेस्ट इकानमी होता एज पर 2020 फिगर्स। इसके कोई एडमिन इश्यूज नहीं है और वजह क्या है कि गुड गवर्नेंस। तो यहाँ से ये साबित होती है बात कि गुड गवर्नेंस जो है वो सबसे की रोल प्ले करता है। आप इसमें ये भी देखें कि अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। अब अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बैकवर्ड कंट्री आप कह सकते हैं, जिसमें पिछले 4 दहाई से जंग जारी है। तो प्रोविंसेस उसके 34 प्रोविंसेस हैं और लिहाजा अलोन ये जो सूबों का बना देना है ये आपके मसलों का हल नहीं है। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और फिर रीजनेबल ग्राउंड्स पे सूबे अगर ज़्यादा बना दिए जाते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये मिसाल है, प्रेसिडेंट्स हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये होता है। तो आप भी बना सकते हैं, बट अलोन अकेले से आप इसके ऊपर सारा कुछ डाल दें कि यही इसी से तमाम मसले हल होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी। यूके की मिसाल लेते हैं। यूके के 4 रीजन्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सूबे नहीं हैं यहाँ के, इनके 4 यूनिट्स हैं और ये बहुत हाई है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 13th इन दी वर्ल्ड है, इसकी रेटिंग 13th है। बेस्ट रेंट, वन ऑफ द बेस्ट HDI है और वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के बराबर ही हैं, यानी इनकी यूनिट्स पाकिस्तान के बराबर हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सूबों का कम होना ज़्यादा होना वो कोई हतमी बात नहीं की जा सकती किसी मुल्क की डेवलपमेंट को असेस करने के लिए। अब हम इस तरफ आते हैं कि शुड लैंग्वेज बी दी बेस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। इसके लिए हम मिसाल लेते हैं कि इंडिया में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गया अंडर SK डार 1948 में, ये चेक करने के लिए कि क्या नए यूनिट्स बनाई जा सकती हैं ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। इसको डार कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन ने अपनी जो फाइंडिंग दी उनमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स वाज रिजेक्टेड। इसने कहा कि नए यूनिट्स जो हैं वो लिसानी बुनियादों पे नहीं बनाने चाहिए। इसने अलबत्ता ये कहा कि अगर आपने नए यूनिट्स बनाने हैं, नए सूबे बनाने हैं, नई स्टेट्स बनानी हैं, तो आप उसमें 4 चीज़ें देखें। जोग्राफिकल कंटिग्यूटी कि जोग्राफिया के लिहाज से कौन सी कन्वीनियंस है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कि वो क्या सस्टेनेबल भी है वो जो एरिया आप बना रहे हैं, फिर उसकी एडमन वायबिलिटी है, क्या वो इंतज़ामी तौर पे वायबल है, और उसका डेवलपमेंट पोटेंशियल। ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद जिनको देख के आप नए यूनिट्स बना सकते हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर एक JVP कमेटी बनी, कांग्रेस ने बनाई और
इसका ये था कि ये दोबारा उनको उन रिकमेंडेशन को देखे। ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, ये इन पे मुश्तमिल थी। कमेटी ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी लैंग्वेज को एज ए बेस फॉर मेकिंग न्यू यूनिट्स उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम दोबारा वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि नए सूबों का क्या, अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे नए सूबे बनाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। पहला इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी के लिए खतरा है। जब लसानियत की बुनियाद पे आप सूबे बना देंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दैट इज ए थ्रेट। फिर एक नई फिर हर जबान में, जैसे सराइकी है, जैसे पश्तो है, इसके आगे एक्सेंट्स हैं, तो फिर मुख्तलिफ एक्सेंट्स के लोग अपनी डिमांड शुरू कर देंगे नई प्रोविंसेस के लिए। मुल्क में ज़्यादा अनरेस्ट फैलेगा और फिर इन सूबों को बनाने में जो अखराजात होंगे, इंस्टीट्यूशन हैं, ऑफिसर्स की रिहाइशें हैं, सैलरीज हैं, ये हमारा मुल्क इसके लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर हम हिस्ट्री में जाते हैं कि वन यूनिट फार्मूला क्या था। ये मोहम्मद अली बोगरा, जो पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वन यूनिट स्कीम लॉन्च की थी 22 नवंबर 1949 को। इसने वेस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक कर दिया। इसमें प्रिंसली स्टेट भी शामिल हो गई, खैरपुर, बहावलपुर, ट्राइबल एरियाज, वेस्ट पाकिस्तान यूनिट बना दिया 1955 में। और गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि इससे जो एक डिस्पैरिटी है बिटवीन दी वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, वो ख़त्म होगी कि दोनों इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन था, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ अक्टूबर 14 1955 में। लेकिन इस स्कीम ने वर्क नहीं किया और ये स्कीम बिलाखिर रिवर्स हो गई मई 1970 में। 15 सालों बाद ऑलमोस्ट ये स्कीम दोबारा रिवर्स करना पड़ी। वन यूनिट फार्मूला वाज रिवर्स्ड। इसी इसी में एक है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी इन दी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये कहा गया कि आप वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की जो उनकी जो उनकी सीट्स हैं उनको बराबर कर दें, यानी उनको दोनों को बराबर समझा जाए और उनकी जो सीट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हैं उनकी, वो बराबर कर दी जाए। 300 सीट्स रखी गई, 150 सीट ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 150 वेस्ट पाकिस्तान के लिए। इस पे बड़ा शोर मचा, खास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान में। वो क्यों, वो यहाँ से जान जाएंगे कि 1951 की जो सेंसस हुई थी, मरदमशुमारी, उसके मुताबिक जो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के दोनों विंग्स थे, उनकी आबादी, टोटल आबादी थी 75 मिलियन। उसमें से वेस्ट पाकिस्तान की आबादी थी 33.7 मिलियन और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी थी 42 मिलियन। तो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने ये कहा कि हमारी आबादी ज़्यादा है, फिर हमें सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। जबकि वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे वो ये कहते थे कि नहीं, ये सीट हम इन दोनों विंग्स की बराबर होनी चाहिए। इससे जो है रिसेंटमेंट पैदा हुई। और ये भी एक वन ऑफ दी फैक्टर है, अगर आप कभी एनालिसिस करें फॉल ऑफ ढाका का, तो इसका भी बड़ा जिक्र आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस फॉल ऑफ ढाका में। इन जैसी बहुत सारी और फैक्टर्स ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दी है उस उनकी रीज़न पे जब हम जाएंगे। अब ये आर्टिकल वो आर्टिकल है 239 सब क्लास 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो कि न्यू प्रोविंसेस की डिमार्केशन को डील करता है। ये कहता है कि कोई बिल उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं की जाएगी, नहीं पेश किया जाएगा, जिसमें किसी सूबे की जो लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज को तब्दील करना मकसूद हो। ये प्रेसिडेंट को उसकी मंजूरी के लिए पेश नहीं किया जाएगा जब तक उस सूबे की जो असेंबली है, जिसको जिसकी लिमिट्स को चेंज किया जाना है, या जिसकी डिमार्केशन फर्दर मकसूद है, या जिसको सेपरेट किया जाना है, वो उसकी करारदाद 2/3 मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी से जब तक पास नहीं करेगी, तब तक उसको पेश नहीं किया जा सकता टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट।
अब हम डिबेट फॉर न्यू प्रोविंसेस क्या है, ये पहले हज़ारा प्रोविंस में आई। हज़ारा प्रोविंस की डिमांड ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा में से एक सूबा बनाया जाए हज़ारा, और फिर इसके बाद सराइकी प्रोविंस की डिमांड हुई, ये साउथ पंजाब में, और फिर इसके साथ साथ बहावलपुर प्रोविंस की डिमांड सामने आई। ये डिमांड्स जो हैं ये अभी तक पीसफुल हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। इसमें दैट इज लिमिटेड टू स्पीचेस, रैलीज एंड टीवी टॉक शोज ओनली। हाउएवर ये कराची में महाजिर प्रोविंस की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसमें वायलेंस हुआ और कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो किसी पार्टी के, उसमें उनकी हलाकतें हुई हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में डिमांड आई है कि वहाँ पे सेपरेट पख्तून प्रोविंस होना चाहिए। तो ये है मुख्तलिफ डिबेट्स जो ऑनगोइंग हैं। अब पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब पाकिस्तान का 26% एरिया कवर करता है। इसकी जो टोटल आबादी है वो 52.95% है अकॉर्डिंग टू दी 2017 सेंसस ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे सराइकी प्रोविंस की बुनियाद की आवाज़ उठी ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, और बहावलपुर प्रोविंस की हिस्टोरिकल बेसिस पे। कितना बड़ा सूबा है, इतनी आबादी है, इतना इसका एरिया है, तो क्यों ना इसको, ये बड़ा सूबा है, इसको फर्दर सूबों में तकसीम होना चाहिए। ये डिमांड आना शुरू हुई। 2012 में आपको याद होगा कि पीपल पार्टी की हुकूमत थी सेंट्रल में, और उस टाइम पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो पीपल पार्टी की ऑब्वियसली जो कोशिश थी कि चूंकि पंजाब PMLN का एक हब बन गया, वहाँ पे इनकी हुकूमत है, तो क्यों ना इस बड़े सूबे को सेपरेट किया जाए। तो एक इस तरह की एफर्ट ये लगती है कि इसमें नेशनल असम्बली में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की फॉर द क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब प्रोविंस, ताकि इसको सेपरेट किया जाए। और इसने पंजाब असम्बली को भी कहा कि एक आप बिल मूव करें टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपनली आई थिंक अपोज नहीं करती, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक जो है वो खराब होने का खतरा होता है। अगस्त 2012 में पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया गया, जिसने मुख्तलिफ डिस्कशंस की, और इस कमीशन ने ये कहा कि बहावलपुर प्रोविंस जो है उसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कभी हिस्ट्री में प्रोविंस का स्टेटस इसको नहीं रहा, दो इट हैज़ बिन स्टेट। लेकिन बहरहाल ये उनका आर्गूमेंट था। इसमें ये जो बहावलपुर है 22% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब है, और इसका पंजाब के टोटल एरिया का 10% एरिया है। इसने ये कहा, ये भी इसमें ये सामने आई बात कि अगर बहावलपुर को प्रोविंशियल स्टेटस मिलता है तो इस तरह का मुतालबा खैरपुर, कलात, सवात और दीगर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से भी आ सकता है। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए कमीशन ने एक नए प्रोविंस का नाम प्रपोज किया। उसका नाम जनूबी पंजाब, बहावलपुर जनूबी पंजाब, इस तरह का नाम उन्होंने तजवीज़ किया। इसने 3 मॉडल डिस्कस किए। मॉडल 1 ये था कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स 3 डिवीजन के, उनको किया जाए सेपरेट। बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इसके 11 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं तीनों डिवीजन के। दूसरा मॉडल ये था कि 11 डिस्ट्रिक्ट 3 डिवीजन के, यानी बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान के जो 11 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं तमाम के तमाम वो, प्लस इसमें मियांवाली और बखर को भी डाल दिया जाए। ये मॉडल 2 था। और इसमें इस मॉडल 2 में कमीशन ने इसके हक में बात की कि ये मॉडल ज़्यादा वायबल है। मॉडल 3 जो है उसमें फिर बहावलपुर डिवीजन एज ए सेपरेट प्रोविंस उसको डिस्कस किया गया। फिर ये कमीशन ने कहा कि ये न्यू जो साउथ पंजाब है ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये 84% ऑफ पंजाब कॉटन क्रॉप प्रोड्यूस करता है, 41% ऑफ द व्हीट क्रॉप एंड 36% ऑफ द शुगर।
फिर स्टेटिस्टिक्स हैं तीनों डिवीजन के। ये पाकिस्तान पंजाब की टोटल टेरिटरी का 48.5%, टोटल एरिया का 48.5% बनाते हैं। और यहाँ पंजाब की टोटल आबादी का 28.23% लोग ये वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, रहते हैं। रिसेंटली साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया गया है 2020 में, SPPO। इसमें इसमें साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट भी है, साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस भी है, और बिल्डिंग्स जो हैं वो अभी कंस्ट्रक्शन के मराहिल में हैं। तीनों डिवीजन इसमें शामिल हैं, बहावलपुर, मुल्तान एंड डेरा गाजी खान के 11 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। ये एक एडमन अरेंजमेंट है जिसने एक किस्म की वो जो बाईपास किया है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉर द क्रिएशन ऑफ ए फुल फ्लाइट प्रोविंस। ये एक इंतज़ामी सेटअप कह सकते हैं कि इसका स्टेटस अभी प्रोविंस का नहीं है, बट एक इंतज़ामी अरेंजमेंट है जिसको आप आर्जी अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है PM पाकिस्तान ने, इमरान खान ने, एंड ही होप दैट दिस डिसीजन वुड bring an era of prosperity and development in the region. इसमें एक ये भी डिबेट बड़ी अहम है कि NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, जिसको उर्दू में सूबा सराद कहते थे, 18th अमेंडमेंट में इसका नाम 2010 में चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया खैबर पख्तूनख्वा। इस तब्दीली नाम से हज़ारा रीजन के लोगों ने रिसेंटमेंट उनमें आई, उन्होंने कहा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है इसमें। अगर आप पश्तून को रिप्रेजेंट करते हैं नाम में, तो वेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हज़ारा पीपल, या हज़ारा कल्चर, हज़ारा लैंग्वेज, हज़ारा एथनिसिटी। तो उन्होंने भी सेपरेट प्रोविंस का मुतालबा किया, और दे आर दी सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप आफ्टर पश्तून इन खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने सेपरेट प्रोविंस का ये कहा कि हज़ारा डिवीजन को ही सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए। ये हज़ारा डिवीजन है, इसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एबटाबाद, बटाग्राम, हरीपुर, मानसेरा, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और तोरगढ़। एक यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है मर्जर ऑफ फाटा विद केपी। रिसेंटली फाटा को जो एजेंसीज हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, इनको केपी के साथ मर्ज किया गया, यानी नए सूबे नहीं बनाए गए। उन सूबों को एस्टेब्लिश एरियाज के साथ केपी की जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं में ही मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे नए सूबे क्रिएट नहीं किए गए। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि सिंध में क्या डिबेट चल रही है सेपरेट प्रोविंस की। सिंध में ये डिबेट है, दैट डिबेट हैज कम फ्रॉम MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये कहते हैं कि चूंकि इनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादा वोट बैंक है, तो ये कहते हैं कराची और हैदराबाद को मिला के एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए। इससे इनका इस पॉलिटिकल बेनिफिट ये है कि ये उस सूबे में अपनी हुकूमत बनाने की भी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका वोट बैंक है। और कराची इज़ द हब ऑफ पाकिस्तान, और वो एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर है, तो उनका वहाँ पे भी कंट्रोल मुकम्मल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं, जैसा कि अभी मौजूदा सेटअप चल रहा है, उसमें तो पीपल पार्टी इंटीरियर सिंध से सीटें ले आती है, और इंटीरियर सिंध से वो प्रोविंशियल असम्बली की MPs की सीटें जीत के तो कराची में या सिंध में आके हुकूमत बना लेती है। तो ये MQM का ये मुतालबा था। फिर पख्तून प्रोविंस में बलूचिस्तान, ये एक और डिमांड आई। जो नादरन बलूचिस्तान है, पख्तून पख्तून जो जो सेटल्ड है नादरन बलूचिस्तान में, योब और इस साइड पे, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इन द प्रोविंस। तकरीबन 35% जो बलूचिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है वो पश्तून है। उनका भी मुतालबा है कि या तो उनका नया सूबा होना चाहिए, या फिर उनको पश्तून जो बेल्ट है उसको केपी के साथ मिला दिया जाए। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ये मुतालबा किया है कि पश्तून जो बलूचिस्तान के हैं उनके लिए सेपरेट सूबा बनाना चाहिए। अच्छा, अब हम बात इस तरफ आते हैं कि
जो नए सूबे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसमें ये है कि सेनेट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, वाटर रिकॉर्ड ऑफ 1991, इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। इनकी कंपोजिशन चेंज होगी, चूंकि नए सूबे बनेंगे तो उनकी सूबों की रिप्रेजेंटेशन इनमें वो भी चेंज होगी। फिर बहुत सारे आर्टिकल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगी। आर्टिकल 151 है, 59 है, 106.106 सब क्लास 1 है। इनको आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जो इसका फिनेंशियल एस्पेक्ट है वो बहुत अहम है। जो इदारे बनेंगे, जो सैलरीज हैं ऑफिसर्स की, स्टाफ की, गवर्नर ऑफिस बनेंगे, सीएम ऑफिस बनेंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज बनेंगी, हाई कोर्ट्स, सेक्रेटेरिएट्स हैं, पुलिस ऑफिस हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस हैं। तो इसके ऊपर भी आप अंदाजा लगा लें कि कितना इसमें फिनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर दी वायबल ऑप्शन, ये बात जो शुरू में मैंने की थी, ये उसी की वही बात है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड यूनियन काउंसिल, तहसील एंड यूनियन काउंसिल थ्रू प्रोविंशियल फिनांस कमीशन। अब होता यह है कि नेशनल फिनांस कमीशन से पैसा सूबों में आता है और सूबे जो हैं वो अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर देते हैं और ऐसी कोई रेशो फॉलो नहीं करते कि हमने किस जिला को कितना पैसा देना है। तो प्रोविंशियल फिनांस कमीशन होना चाहिए जो एक सूबे के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें या डिवीजन हैं उनमें पैसा उसका बजट बना के उनको भेजे, जो जो बकायदा रिटर्न हो और डिसाइडेड हो। इससे ये होगा कि जो फंड्स हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक खास रेशो के साथ, जो अग्रीड रेशो होगी, डिसाइडेड रेशो होगी, उसके तहत उस परसेंटेज के तहत जाएंगे और उन पे लगेंगे। और ये बात खत्म होगी, ये रिसेंटमेंट खत्म हो जाएगी कि जी सारा पैसा लाहौर पे लगा देते हैं या किसी खास एरिया के ऊपर फोकस कर देते हैं। तो बेसिकली तो यही एक आर्गुमेंट चलता है कि चूंकि सारा जो बहावल नगर का है या राजनपुर की तरफ से पैसा आ रहा है या उनका राइट है वो आप लाहौर पे लगा रहे हैं, तो ये प्रोविंशियल फिनांस कमीशन से ये मसला खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट का दूसरा बेनिफिट वो ये होगा कि इससे एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल लीडरशिप पब्लिक से सामने आएगी, जेन्युइन लीडरशिप फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आएगी। और ये जो हमारा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिलीज हैं वो इसको नहीं चाहती। इसलिए भी आप ये याद रखें कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को इनकरेज नहीं किया जाता, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को नहीं चलने दिया जाता। और ये बहुत अहम बात है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमने देखा कि रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 140A। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को कंप्रीहेंसिवली कवर किया है और अब आप जान गए होंगे कि ये सारी डिबेट है क्या। इसको हम कंक्लूड यूँ कर देते हैं कि नए सूबे बनाने में हर्ज कोई नहीं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़्यादा सूबे बना दिए गए हैं, बहुत सारे ममालिक में हैं। बट की टू ऑल दीज इशूज इज गुड गवर्नेंस। जब तक गुड गवर्नेंस होगी तब तक इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए और तमाम इलाकों में जो फंड्स की फ्राहमी है वो इक्विटेबल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।